अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं देखें। मेटल एटम और आयन एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस। ठीक है। अब मेटल एटम या आयन क्या होते हैं? मेटल एटम या आयन बेसिकली डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट से होते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनमें देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, या कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब देखिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस कौन से होते हैं? यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास देखें, अमोनिया NH3, Cl-, Cn-। अब आपको पता है कि NH3 का जो नाइट्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो ये डोनेट कर देता है। इसी तरह Cl- पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह Cn- पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि हमें पता है एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पेयर के बराबर होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये अरेंज होते हैं। ठीक है, कैसे इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। इस तरह से कोई अरेंजमेंट होती है, यानी कि सेंटर में जो है ना मेटल एटम होती है, जिसकी वजह से हम इसे सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं। जबकि इसके सराउंडिंग में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करते हैं। और मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम मेटल एटम को मेटल आयन भी बोलते हैं। ठीक है। अब आपने नोट किया होगा कि मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसी को दे देता है, लॉस करता है। जबकि इस केस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में, इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी क्या वजह? कि जो मेटल है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और इस तरह इन दोनों के दरमियान क्या आ जाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। यानी कि आयरन या कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है, और जो लिगेंड है उसको इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। अब एक जो मेटल है, इसके साथ दो या दो से ज्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस अटैच हो सकते हैं। मतलब 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 6 हो सकते हैं इस। ठीक है। अब देखें कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन भी, इसकी भी टाइप्स हैं। इनके कम्प्लेक्स आयन एनाइन हो सकता है, कम्प्लेक्स आयन जो है कैटाइन हो सकता है, कम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमने ये, जैसे हमारे पास ये K for Fe6 इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट है, पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट, इसका ये नाम कैसे आया, ये हम बाद में अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखें, जब हमने इस कम्प्लेक्स को वाटर में डिजोल्व किया तो इसने K पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम आयन दिया। पोटाशियम पे कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। ठीक है। और साथ में Fe6 इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में -4 चार्ज है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा कम्प्लेक्स है, ये एज ए एनाइन है। ठीक है। इस माइनस चार्ज से हम इंडिकेट करते हैं कि कम्प्लेक्स हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर चार्ज माइनस होगा तो फिर नेगेटिव होगा, अगर चार्ज प्लस होगा तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला कम्प्लेक्स होगा। और अगर चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट पे 0 होगा तो फिर न्यूट्रल कम्प्लेक्स होगा। जैसा कि हमारे पास ये है, देखें। अब जब हमने इसे वाटर में डिजोल्व किया, इसमें सिंपल कैटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन दिया। इसी तरह अगर हम नीचे वाला जो कम्प्लेक्स है हमारे पास, इसको जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो इसने सिंपल एनाइन SO4- दिया, SO4-2 दिया, और साथ में जो है ये CuNH3 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट +2 दिया। यानी कि इस पे जो चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इस पे +2 चार्ज है। इसका मतलब ये है कि ये जो कम्प्लेक्स है ये एज ए कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज वाला कम्प्लेक्स है। अब न्यूट्रल कब होगा? जब स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज जो है ना 0 आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो है ना टेट्रा कार्बोनिल निकल है, वो जो है ना न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। इस तरह से हमारे पास 3 किस्म के कम्प्लेक्स हो गए। ठीक है। कम्प्लेक्स एनाइन, कम्प्लेक्स कैटाइन एंड न्यूट्रल कम्प्लेक्स। कंपोनेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी कि इसके कौन कौन से अज्जा हैं। देखिए, सबसे पहला तो हमें पता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब आपको पता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है ना आमतौर पर ट्रांजिशन मेटल होती है, और इसके गिर्द न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है लेविस एसिड होती है। ठीक है, लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक। अब आप देखें आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो आपने देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो इसकी बाहर है ये काउंटर आयन है, इसका काम सिर्फ आयन को बैलेंस करना है। ठीक है, मतलब इसका काम सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, अब आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है आपने उसको नोट करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल कौन सी है? Fe जो ट्रांजिशन मेटल है, इसका ये मतलब हो गया कि ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। इसी तरह इस कम्प्लेक्स में देखें, इस कम्प्लेक्स में कॉपर ट्रांजिशन मेटल या आयन है, तो हम कह सकते हैं कॉपर जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। ठीक है, इसी तरह इस कम्प्लेक्स में देखें तो Ag स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। बी पार्ट है हमारा लीगेंड, यानी कि लीगेंड भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स का। आप देखिए लीगेंड क्या होता है, आपको पता है कि लीगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम की सराउंड करता है, उसके इर्द गिर्द होता है और इलेक्ट्रॉन का पेयर उसे डोनेट करता है। ठीक है, लीगेंड वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं इसलिए लेविस के कंसेप्ट के मुताबिक ये लेविस बेस है। ठीक है, अब देखें, अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको पता है कि NH3, ठीक है, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हमारे पास लीगेंड है। ठीक है, इसी तरह इस कम्प्लेक्स में देखें CN6, अब CN पे माइनस चार्ज होता है, ये CN जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए CN जो है हमारे पास लीगेंड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीगेंड्स देखते हैं, यानी कि जितने लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस हिसाब से इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखें, पहली टाइप्स है मोनोडेंटेट लीगेंड्स, यानी कि ऐसा लीगेंड जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसा कि हमारे पास है जी वाटर, अमोनिया, कार्बोनिल। ठीक है, अब जो है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। लीगेंड के केस में आपने नोट रखना है, याद रखना है कि लीगेंड हमेशा या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, बाइडेंटेट लीगेंड्स, यानी कि ऐसे लीगेंड जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं जैसे हमारे पास हाइड्रोजीन है, इसी तरह इथाइलिन डाइअमाइन है। ठीक है, हमें पता है कि हाइड्रोजीन के पास जो दो नाइट्रोजन है इन पे दो लॉन पेयर है। ठीक है, इसी तरह इथाइलिन डाइअमाइन के पास जो दो नाइट्रोजन है इनके पास भी दो लॉन पेयर है। और ये कार्बोनेट आयन भी एग्जांपल है बाइडेंटेट लिगेंड की, क्योंकि इसके पास दो लॉन पेयर है जो ये डोनेट कर सकता है। इस तरह ऑक्सालेट आयन, ये दो जो लॉन पेयर है ये डोनेटेबल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयर हम बोलते हैं एक नेगेटिव चार्ज। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, यानी कि ऐसे लिगेंड जो तीन इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इथाइलिन ट्राइअमाइन। अब देखें इसमें ये टोटल कितने हैं, एक ये NH2 हो गया, इसके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, इधर NH इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और इधर NH2 में जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह यानी कि आखिरी जो टाइप है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, ऐसा लिगेंड जो 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है EDTA। EDTA के बारे में आपसे पेपरों में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज EDTA। ठीक है, EDTA क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं, EDTA का एब्रीवेशन ड्रा करके दिखाएं। तो इस तरह से आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसका एब्रीवेशन भी बताना होगा। ठीक है, और हेक्साडेंटेट लिगेंड्स की डेफिनेशन भी आपने याद करनी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, यानी कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम अलोंग विद सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकती है। देखें अब जो है हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज वाली है, इसके बाद ये वाली अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसपे +2 चार्ज है, और ये आखिरी जो है न्यूट्रल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने अभी कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है और मे बी न्यूट्रल।
कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंसी क्या होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उतना सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यानी कि इस केस में देखें NH3 टोटल 4 NH3 के मॉलिक्यूल, इनके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है कापर को, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कापर का कोऑर्डिनेशन नंबर है इस केस में वो है 4। इसी तरह इसमें देखें साइनाइड, एक साइनाइड में -1 चार्ज होता है, टोटल 6 साइनाइड आयन है। तो इस केस में जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 साइनाइड आयन और एक साइनाइड आयन -1 चार्ज रखता है, टोटल 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा Fe+2 का। चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। अब देखें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये K फॉर FeCN6 वाली इनटू स्क्वायर ब्रैकेट पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट की। अब देखें आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है इनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है। इसमें CN6 है, यानी कि एक CN पे -1 चार्ज होता है, टोटल 6 CN है तो -6 हो गया। इसी के अंदर जो ना आयरन है, आयरन पे चार्ज +2 होता है, तो हम ओवरऑल चार्ज देखें -6 + 2, तो चार्ज क्या आ गया -4। ठीक है, अब दूसरा ट्रिक भी ये है, दूसरा ट्रिक भी है, मतलब अगर आप इस पे इस तरह आपको समझ नहीं आती तो दूसरा ट्रिक भी है। जैसे हम देखते हैं इस K पे हम नज़र दौड़ाते हैं, देखें K जो है ना, हमें पता है कि पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज होता है। टोटल पोटाशियम के कितने हैं आयन या एटम, 4 हैं जी, यानी कि +4 चार्ज हो जाएगा पोटाशियम पे। ठीक है, अब जो पोटाशियम पे चार्ज होगा +4, इसका उलट चार्ज होगा स्क्वायर ब्रैकेट पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ठीक है, यानी कि +4 अगर पोटाशियम पे है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 चार्ज हो जाएगा। इसी तरह NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, अब न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड के केस में हम देखते हैं कि ये जो SO4-2 है ना, इस पे जो चार्ज है -2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इसका उलट चार्ज होगा, यानी कि +2 होगा। इस केस में जो है ना चार्ज 0 होगा, क्योंकि कोई इसके पास काउंटर आयन नहीं है।